एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि एंसेस्टर यांग मिंग किंसू को उसका पास्ट के बारे में बता रहे होते हैं और तभी किंसू उनसे पूछता है कि जब मेरी मदर मुझसे प्रेग्नेंट थी तब उनके साथ ऐसा भी क्या हो गया था जिसके कारण मैं ऐसा बन गया हूँ, आखिर मेरी मदर मारी कैसे गई थी। वो बताते हैं कि जब तुम्हारी मदर तुमसे प्रेग्नेंट थी तब बच्चे का नाभि का जो हिस्सा माँ से जुड़ा हुआ रहता है किसी ने उसे काट दिया था, जिसके कारण तुम कभी जन्म ले ही नहीं पाते। लेकिन तुम्हारी मदर अपना सभी कल्टीवेशन, अपना टैलेंट, अपना कॉन्जेनिटल बॉडी और यहाँ तक कि खुद को भी सेक्रीफाई करके तुम्हें किसी तरह से बचा ली थी, जिसके कारण तुम बिल्कुल सही सलामत जन्म तो ले लिए थे लेकिन अंत में तुम सिर्फ मोर्टल बन के रह गए। किंसू काफी गुस्से में पूछता है आखिर ये किसने कर दिया था। वो कहता है मुझे नहीं पता और बताना भी यूजलेस होगा। जो पर्सन ऐसा काम बिल्कुल साइलेंटली कर सकता है वो जरूर पैट्रियार्च लेवल का फिगर होगा। अभी तो तुम्हारे फादर के पास भी उस बंदे से बदला लेने का पावर नहीं होगा। किंसू पूछता है और उस पिल का क्या हुआ जिसे मैं 16 साल की उम्र में ले लिया था। वो बताते हैं उसका नाम हेवेंस पिल है। उसे लेने के लिए तुम्हारी मदर बहुत ही बड़ी प्राइस पे की थी। तुम जन्म तो सही सलामत ले लिए थे लेकिन उस एक्सीडेंट के कारण तुम्हारी मौत 16 साल की उम्र में तय हो गई थी। इसलिए तुम्हारी मदर हेवेंस को पिल को पाने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दी थी। लेकिन वो पिल लेने के बाद भी तुम 20 या 30 साल की उम्र में अचानक मारे जाओगे। इसलिए तुम्हारे फादर हेवेंस के बैटलफील्ड में फाइट कर रहे हैं और वो असली इमॉर्टलिटी पिल को ढूंढकर तुम्हारा लाइफ स्पैन को बढ़ाना चाहते हैं। ये सुनकर किंसू थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछता है क्या असली वाला इमॉर्टलिटी पिल या इस आइलैंड पर जो इमॉर्टलिटी पिल है वो क्या असली वाला नहीं है। वो बताते हैं वो बात सच है लेकिन वो सिर्फ असली इमॉर्टलिटी पिल का प्रोजेक्शन है या फिर ये बोलूं कि वो सिर्फ उसका छाया है जिसका इफेक्ट असली वाले इमॉर्टलिटी पिल से बहुत ही ज्यादा कम है लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। याओची के सीक्रेट पिच से तो कहीं ज्यादा बेहतर ही है। ट्रू इमॉर्टलिटी पिल का प्रोजेक्शन को रखने का पर्पस असली इमॉर्टलिटी पिल का सेंट को लोकेट करना है। जब असली इमॉर्टलिटी पिल जन्म लेगा तब प्रोजेक्शन के कारण उसका पता लगाया जा सकता है। असली इमॉर्टलिटी पिल ज्यादा पावरफुल तो नहीं है लेकिन इतना पावरफुल है कि वो पूरे अर्थ को सेक करके रख सकता है। लेकिन ग्रेट एम्परर का जैसा असली इमॉर्टलिटी पिल भी धरती पर नहीं आती है, इसलिए अभी तक सिर्फ उसका प्रोजेक्शन ही दुनिया का सबसे बेस्ट मेडिसिन है। वहीं पर ये सब सुनकर किंसू सोच रहा होता है तो यही कारण था जिसके कारण असली वाला किंसू मारा गया था। लेकिन मेरे बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है और मेरे पास जो सब मेमोरी है वो सब तो असली वाला किंसू का ही है ना। मेरी मदर अपने मरने तक मुझे बचाने के लिए अपना सब कुछ अबेंडन करने में बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं की थी और मेरे फादर अभी भी बैटलफील्ड में लाइफ और डेथ को फेस कर रहे हैं। इतना सोचकर वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनकी मेहनत को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। वहीं पर यांग मिंग आगे कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बता दिया है क्योंकि मैं तुम्हें इन पास्ट के दिनों में बहुत ज्यादा बदलते हुए देखा हूँ। अब तुम बिल्कुल भी पहले जैसा सेल्फ सेंटर्ड और डिप्रेस नहीं रहते हो, अब तुम राइज कर रहे हो। ये सब जानकारी तुम्हें मोटिवेट करेगी और दोबारा से तोड़ेगी नहीं। किंसू कहता है अब ज्यादा चिंता मत कीजिए, अब मैं बिल्कुल भी पहले वाला किंसू नहीं रहा। यांग मिंग आगे कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेजेंट और तुम्हारे फादर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस टाइम तुम्हारे फादर को हेवेंस के बैटलफील्ड में असली इमॉर्टलिटी पिल का कुछ क्लू मिल गया है और वो जल्दी ही वहाँ पर जा रहे हैं क्लू का यूज करके उसे ढूंढने। वो युवा सेक्ट तो वापस नहीं आने वाले थे लेकिन तुम्हारा हाल ही का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को देखकर वो वापस आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। किंसू पूछता प्रिपेयर रहना है लेकिन कैसे। वो बताते हैं जब वक्त आएगा तब तुम्हें पता चल ही जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। मैं तो पूरे 100 साल में इतना नहीं बोला हूँ जितना आज मैं बोल चुका हूँ। इतना बोलकर वो उससे कहते हैं कि अपना लिटिल डीमन पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। माना कि हमारे आइलैंड पर ट्रेजर और पिल्स की कोई भी कमी नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसे ऐसे खाते हुए नहीं देख सकता हूँ। अगर वो ऐसे ही खाते रहेगी तो वो जल्दी पूरा आइलैंड का स्टॉक खत्म कर देगी। ये सुनकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है मैं उसे संभाल लूंगा। इसके बाद किंसू को दिखाते हैं जो कि उस ब्लड शैडो को निकाल लेता है। उसे देखकर बाई कहती है आखिर तुम उस घटिया चीज को निकाले ही क्यों हो, अब तो मेरा खाने का भी मन नहीं कर रहा है। किंसू कहता है मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ और तुम सिर्फ हर वक्त खाने के बारे में मत सोचा करो और हाँ आइलैंड का सभी फ्रूट्स को खाना बंद करो। एंसेस्टर यांग मिंग मुझे एक वार्निंग भी दे चुके हैं। वो कहती है मेरे लिए खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ है ही नहीं। वहीं पर किंसू उस ब्लड शैडो को देखकर कह रहा होता है कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। आखिर इसका ओरिजिन क्या हो सकता है। कल्टीवेटर अपने सोल को अपनी स्पिरिचुअल रियलम में ओपन कर पाते हैं लेकिन वो सिर्फ ओपन ही कर पाते हैं, उसे ग्रो करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ती है जो कि काफी ज्यादा मुश्किल से मिलती है। इसलिए पास्ट के ग्रेट एम्परर के पास ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं था जिसके कारण एंड में ज्यादातर पावर दाव को प्रूव करने में ही चला जाता था और रेयरली ही उनका सोल एम्परर बन पाया था। वहीं पर भाई उससे कहते उसे ऐसा देखना बंद करो, सीधा सीधा तुम उस ब्लड शैडो को खा क्यों नहीं लेते हो। किंसू कहता है उस घटिया चीज को तुम मुझे खाने के लिए कह भी कैसे सकती हो। वो कहती है उसे खाने से तुम शायद अपने सोल को ग्रो भी कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं पता है कि उसे खाया कैसे जाए तो तुम कोई रास्ता क्यों नहीं ढूंढ लेते हो। ये सुनकर वो कहता है तो ठीक है। ये बोलकर वो अपना डिवाइन सोल सीड को उस ब्लड शैडो को खाने के लिए भेज देता है लेकिन वो उसे बिल्कुल भी खा नहीं पाता है और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट में आते हैं दोनों की चोट लगने लगती है जिससे किंसू को भी चोट लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है और वो उठकर कहता है कि जैसे मेरा सोल उसे टच किया था दोनों को चोट लगा था और वो काफी ज्यादा दर्दनाक भी था। तो इसलिए एक सोल को ग्रो करना इतना ज्यादा मुश्किल है। स्पिरिचुअल पावर मिल तो
गया है, लेकिन उसे अब्जॉर्ब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि स्पिरिचुअल पावर इनकम्पिटेबल है और अब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा स्पिरिचुअल पावर को अब्जॉर्ब करके सोल को ग्रो करना काफी ज्यादा मुश्किल लगने लगा है। तभी वहाँ पर गाओ चिल्लाते हुए आकर बताता है कि 14 सन ऑफ गॉड ने आपको चैलेंज किया है और वो ये भी बताता है कि 14 सन ऑफ गॉड बाकी के सन ऑफ गॉड जितना टैलेंटेड तो नहीं है, लेकिन वो सिर्फ धर्मा रियलम में ब्रेक थ्रू नहीं किया है, लेकिन अपने जू फैमिली की मदद से धर्मा रियलम के लेवल 5 में भी पहुंच गया है। और ये बैटल हमेशा की तरह ओल्ड कैंग माउंटेन के ये फाइटिंग पेविलियन एम्परर सन के बैटल के लिए डेडिकेटेड है और ये तभी ओपन होता है जब एम्परर सन का बैटल होता है। और ये पिछली बार 100 साल पहले ओपन हुआ था। उस फाइटिंग पेविलियन में हर साल एम्परर सन के बैटल में काफी सारे सन ऑफ गॉड मारे जाते हैं, इसलिए वो फाइटिंग पेविलियन सन ऑफ गॉड के टॉम के नाम से भी जाना जाता है। और झू वेबा यानी कि 14 सन ऑफ गॉड का इरादा बिल्कुल साफ है। इस बैटल के थ्रू वो ना सिर्फ अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट वापस लेना चाहता है, बल्कि 18 को मौत के घाट भी उतारना चाहता है। गाओ उससे इस बैटल को रिफ्यूज करने के लिए कहता है, लेकिन किंसू को कुछ कहने से पहले सिस्टम उसे एक टेम्परेरी टास्क दे देता है और वो होता है उस फाइटिंग पेविलियन में जाकर साइन इन करना। ये देखकर किंसू थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन तभी वो उससे पूछता है अगर इसे मैं रिफ्यूज कर देता हूँ तो क्या क्या हो सकता है। वो बताता है कि अगर आप इसे रिजेक्ट कर देते हैं तो आपका पूरे लाइफ टाइम तक उस फाइटिंग पेविलियन में एंटर करने पर बैन लगा दिया जाएगा। एक बार में सिर्फ 2 ही चैलेंजर फाइटिंग पेविलियन में एंटर करने के लिए एलिजिबल है, जो कि पास्ट जनरेशन की एम्परर की इनसाइट को भी जाकर देख सकते हैं। उस फाइटिंग पेविलियन में एंटर करने का मतलब है लाइफ और डेथ का बैटल करना। वैसे भी आप तो पहले ही 14 सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं, तो ये फाइटिंग करना आपके लिए मीनिंगलेस होगा, इसलिए मेरी मानिए तो रिस्क मत लीजिए और रिफ्यूज कर दीजिए। लेकिन किंसू कुछ सोचने के बाद कहता मैं ये वाला चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं वो काम नहीं करता हूँ जिसमें मैं श्योर नहीं होता हूँ। और सोचता है कि अगर मैं रिफ्यूज कर देता हूँ तो लाइफ टाइम तक मेरा उसमें फाइट करने पर बैन लगा दिया जाएगा और मैं ये टेम्परेरी साइन इन टास्क को भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ये सोचकर वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर काफी सारे लोग पहुंच चुके होते हैं वो वाला मैच देखने के लिए, क्योंकि 14th और 18th थे वो पहले डुएलिस्ट होते हैं जो कि 100 साल में फाइट करने वाले होते हैं, इसलिए सबका आना तो काफी आम बात होता है। वहीं पर सभी लोग 18th को देखकर उसके बारे में ही लगातार बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं, कुछ लोग उसकी अच्छाई कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि 18th इतने सालों से लूजर बन के रहा है, अगर वो इसी तरह से लो प्रोफाइल रखता तो काफी अच्छा होता। लेकिन अब तो उसका प्रोफाइल इतना ज्यादा हाई हो गया है कि अब उसका फ्यूचर काफी ज्यादा खतरे में पड़ गया है। तभी उसका दरवाजा खुलता है और उन दोनों को फाइटिंग पेविलियन में आने के लिए इनवाइट कर दिया जाता है। वहीं पर 14th किंसू से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में आ जाओगे, मुझे तो लगा था कि तुम डर के मारे कहीं पर जाकर छुप जाओगे। किंसू कहता है मुझे किससे डर लगेगा, तुम तो सिर्फ मेरी नजरों में एक बहुत ही बड़ा लूजर हो, मुझे चैलेंज करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, लगता है कि पिछली बार का पिटाई तुम भूल गए हो। ये सुनकर वो भड़क जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कहता है कि तब तक उसका फादर उसे शांत करते हुए कहते हैं कि 14 सन ऑफ गॉड होने के कारण तुम्हें उसका जैसा कचरे से बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने पर्पस को याद रखो, बातें करना बंद करो और जाकर फाइट करो। और किंसू से कहते हैं कि तुम्हें मेरे बेटे का सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट को लेना नहीं चाहिए था, तुम मेरे फैमिली को सुप्रीम पाथ को ब्रेक कर रहे हो, आज जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगे। किंसू कहता है क्या जू फैमिली का सुप्रीम पाथ? ओल्ड मैन सिर्फ तुम ही हो जो कि अभी भी सुप्रीम पाथ पर चढ़ना चाहते हो, तुम तो कुछ ज्यादा सोचने लगे हो। ये सुनकर वो भड़कते हुए कहता है मुझे ओल्ड मैन कहने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। किंसू कहता है तुम्हें ओल्ड मैन कहने में गलत ही क्या है, तुम तो मेरे सामने रहने का वर्दी भी नहीं हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और उस पर हमला करने आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर युवा का गेटकीपर आकर सिर्फ कहता ही है कि उस प्रेशर से वो अपने घुटने पर आ जाता है और वो ये बोला होता है कि आउटसाइडर बैटल में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये देखकर किंसू उसका मजाक उड़ाने लगा होता है कि तुम तो कितनी जल्दी मेरे सामने नील डाउन करने लगे हो। वो कहता है ठीक है, यहाँ तक कि एक यूजलेस गार्बेज भी मेरे सामने एरोगेंट हो रहा है, मेरा बेटा आज तो तुम्हें पक्का मार देगा। तभी युवा का गेटकीपर उन दोनों को फाइटिंग पेविलियन में भेज देता है और सभी लोगों को रूल बताता है कि ये बैटल लाइफ और डेथ का बैटल है, कोई भी इसे रोक नहीं सकता है और कोई भी इसमें इंटरफेयर भी नहीं कर सकता है और ये बैटल सिर्फ एक पार्टी के मरने के बाद ही खत्म होगा। लेकिन अगर एक प्लेयर हार मान भी लेता है, लेकिन तब भी दूसरा प्लेयर चाहे तो उसे फाइट करने के लिए इंसिस्ट कर सकता है और उसे जान से भी मार सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो उसे जिंदा भी छोड़ सकता है। ये सब जीतने वाले पे डिपेंड करेगा। ये सुनकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि फाइटिंग पेविलियन में डुअल करना हमेशा से क्रूएल रहा है, यहाँ तक कि हार मानने का भी कोई भी फायदा नहीं होगा, लगता है कि आज एक सन ऑफ गॉड मरने वाला है। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं जो जैसे अंदर गया होता है वो ब्लड की स्मेल को फील करने लगा होता है और वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ब्लड ही होता है और तभी दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता है और अभी तक टास्क कंप्लीट होने का कोई भी नोटिफिकेशन भी नहीं आया होता है। ये देखकर वो कहता है तो इसका मतलब या तो मुझे फाइट कंप्लीट करना पड़ेगा या तो इसका कोर एरिया में जाना पड़ेगा। तभी वो गेट कीपर उनके फाइट को बाहर में लाइव ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दिया होता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों।